In this class, we are going to study about the various factors which are influencing any population or the various natural causes which can influence the population density of a species to increase or decrease according to the time. So these factors are one of the most important determinants of the species population in a certain area or during a certain period of time. So we are going to study about those factors each one by one. सो इस क्लास में हम लोग पढ़ेंगे वो सारे फैक्टर्स जिनमें कि हम लोग ये डिसाइड कर सकते हैं, या फिर वो फैक्टर्स हम पढ़ेंगे जिनसे कि ये पता चलता है कि पॉपुलेशन पे क्या इम्पैक्ट हुआ या फिर पॉपुलेशन को डायरेक्टली कैसे वो इम्पैक्ट कर सकते हैं. तो वो सारे फैक्टर्स हम पढ़ेंगे. उसके बाद जो दो टाइप के लॉजिस्टिक या फिर एक्सपोनेंशियल ग्रोथ ऑब्जर्व कर सकते हैं हम प्लांट्स में, उन चीज़ों को हम स्टडी करने वाले हैं. सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम पढ़ेंगे वो फैक्टर्स अफेक्टिंग पॉपुलेशन. तो पहला फैक्टर है, उसे हम कह सकते हैं नेटेलिटी. सो इट इज रिलेटेड टू बर्थ. तो ये चार फैक्टर्स होते हैं जो कि पॉपुलेशन को मेनली इम्पैक्ट कर सकते हैं. तो इनमें सबसे पहला फैक्टर है नेटैलिटी. तो नेटैलिटी रेफर्स टू द नंबर ऑफ बर्थ्स इन अ सर्टेन टाइम पीरियड एट अ सर्टेन place or in a certain area. So the natality refers to the births, and the opposite is the mortality, and that refers to the deaths or the number of deaths in a certain area during a certain specified time. तो अगर नेटैलिटी ज़्यादा हो रहा है तो ऑब्वियसली पॉपुलेशन इंक्रीज करेगा. अगर मॉर्टेलिटी ज़्यादा हो रहा है तो ऑब्वियसली पॉपुलेशन डिक्रीज करेगा. तो नेटैलिटी और मॉर्टेलिटी के बीच का जो डिफरेंस होता है ये डायरेक्टली हमें ये इंडिकेशन दे सकता है कि स्पीशीज़ का जो टोटल नंबर है, यानी कि जो स्पीशीज़ के जितने मेंबर्स हैं उनका नंबर बढ़ेगा या उनका नंबर घटेगा. उसके अलावा दो और फैक्टर्स हैं, इमिग्रेशन और इमिग्रेशन. तो इमिग्रेशन में क्या होता है कि किसी भी पॉपुलेशन में कुछ बाहरी मेंबर्स आते हैं, दैट इज इनटू अ पॉपुलेशन, लेकिन इसी का ऑपोजिट है, दैट इज द इमिग्रेशन. यहां पे जो पॉपुलेशन है वो माइग्रेट अवे कर रही है, यानी कि जो पेरेंट पॉपुलेशन होगा वहां पे नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स कम हो जाएंगे. एंड लाइकवाइज इसका ऑपोजिट वाला केस में, दैट इज इन द केस ऑफ अ पॉपुलेशन, वहां पर इंडिविजुअल्स ऐड ऑन हो जाएंगे. तो इमिग्रेशन से जो हमारा पॉपुलेशन है उसका साइज बढ़ेगा और इमिग्रेशन से उसका हमारा पॉपुलेशन साइज घटेगा. तो अगर हमारे पास किसी एक सर्टेन टाइम पर, मान लीजिए कि हमारा पॉपुलेशन डेंसिटी n है एट अ सर्टेन टाइम t, तो अगर हम सर्टेन टाइम t के अलावा अगर हम एक सर्टेन टाइम दें t प्लस एक्स या t प्लस वन, यहाँ पे हम एग्जांपल में ले रहे हैं तो हम t प्लस एक्स भी ले सकते हैं. तो यहाँ पर सपोज कि इनिशियल हमारा पॉपुलेशन डेंसिटी था nt, तो यहाँ पर इनिशियल पॉपुलेशन डेंसिटी को डिनोट किया गया है nt से. तो सपोज करो कि हमारे पास एक सर्टेन टाइम पर nt पॉपुलेशन डेंसिटी है,
तो अगर हमें पता करना है कि एक सर्टेन टाइम में पॉपुलेशन डेंसिटी का क्या हुआ है, वो बढ़ा है या कम हुआ है, तो हमें इस फॉर्मूला का यूज करना पड़ेगा और इस फॉर्मूला में जो भी एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन है वो करना है। तो जितने भी उस पॉपुलेशन में बर्थ हुए हैं तो उन्हें ऐड करना पड़ेगा। उसके अलावा उस पॉपुलेशन में जितने भी ऑर्गेनिज्म बाहर से आए हैं, यानी कि इमिग्रेशन वाला दिस वन, तो इन दोनों को ऐड करना पड़ेगा। लाइकवाइज जितने लोगों का डेथ हुआ है या जितने लोग उस पॉपुलेशन को छोड़ के चले गए हैं उनको माइनस करना पड़ेगा, यानी कि D फॉर डेथ एंड E फॉर इमिग्रेशन। तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि नंबर ऑफ बर्थ और इमिग्रेशन ऐड ऑन करना है, नंबर ऑफ डेथ्स और इमिग्रेशन माइनस करना है। तो उससे हम इस फॉर्मूला की मदद से अगर हम एनटी में वो ऐड कर दें तो उससे हमें ये मिल जाएगा कि एक सर्टेन टाइम में पॉपुलेशन डेंसिटी पे क्या फर्क पड़ा है या फिर कितना उसमें चेंज आया है, कि क्या वो इंक्रीज किया है या वो डिक्रीज किया है। तो ऑब्वियसली अगर नंबर ऑफ डेथ्स और नंबर ऑफ इमिग्रेशन वाले जो सम है वो ज्यादा हो जाएंगे एज कंपेयर टू नंबर ऑफ बर्थ और इमिग्रेशन, तो पॉपुलेशन डेंसिटी घट जाएगी। अगर इसका वैल्यू 50 हो, इसका वैल्यू 60 हो तो ये बढ़ेगा। अगर इसका वैल्यू 50 हो, इसका वैल्यू 60 हो तो ऑब्वियसली पॉपुलेशन डेंसिटी बढ़ेगा। तो इन जनरल इनका टोटल सम अगर इससे ज्यादा है तो पॉपुलेशन डेंसिटी इंक्रीज करेगा। अगर इन दोनों का सम इन दोनों के सम से ज्यादा है तो पॉपुलेशन डेंसिटी डिक्रीज करेगा। तो इस तरीके से हम लोग ये पता कर सकते हैं कि जो पॉपुलेशन डेंसिटी है इन चारों फैक्टर की वजह से वो इंक्रीज कर रही है या डिक्रीज कर रही है। नाउ वी कम टू द ग्रोथ मॉडल, और ये ग्रोथ मॉडल बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं पॉपुलेशन के स्टडी में। तो सबसे पहले इन ग्रोथ मॉडल को पढ़ने से पहले हमें ये बात जानना होगा, ये बात समझना होगा कि किसी भी स्पीशीज के पास अर्थ पर अनलिमिटेड टाइम, अनलिमिटेड रिसोर्सेज, अनलिमिटेड किसी भी और चीज़ की अवेलेबिलिटी नहीं है, चाहे पानी, चाहे फूड, चाहे स्पेस। तो ये इंपॉर्टेंट है हमें जानना। तो ये पॉइंट हमें पहले सबसे जरूरी है समझना। उसमें क्या है कि किसी भी स्पीशीज के पास डज नॉट हैव एक्सेस टू अनलिमिटेड रिसोर्सेज। तो हमें सरवाइव करने के लिए क्या चाहिए? एयर, वाटर, स्पेस, फूड, यही सारी चीजें हमें चाहिए सरवाइव करने के लिए। तो अगर कोई भी स्पीशीज हो, चाहे हम हो चाहे कोई और हो, किसी के पास भी अनलिमिटेड इन चीजों की अवेलेबिलिटी नहीं है। तो इस पॉइंट के बेसिस पर हम लोग अब इन ग्रोथ पैटर्न्स की बात करेंगे। तो अगर कोई स्पीशीज का पॉपुलेशन बहुत कम है या एक सर्टेन एरिया में फूड, स्पेस, वाटर सब चीज बहुत ज्यादा है, तो वहां पर क्या होगा कि इनिशियली जो थोड़े से इन नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स हैं वहां पर पॉपुलेशन धीरे धीरे इंक्रीज करेगा। उसके बाद जब वहां पर रिसोर्सेज अच्छे खासे अवेलेबल हैं लेकिन वहां पर नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स, रिप्रोडक्टिव इंडिविजुअल्स बढ़ेंगे, तो एक टाइम आएगा जिसमें पॉपुलेशन बहुत तेजी से ग्रो करेगा। इस फेज को हम कहते हैं लैग फेज, इसे कहते हैं लॉग फेज, और इसे जनरली हम स्टेबल फेज मानते हैं या स्टेशनरी फेज मानते हैं एक सर्टेन टाइम के बाद उसे। तो नेचुरल पॉपुलेशन में क्या होता है कि एक स्पीशीज अगर या किसी मेंबर्स का पॉपुलेशन बहुत कम है तो वहां पर क्या होगा कि इनिशियली जो नंबर ऑफ पॉपुलेशन कम है तो वो जब रिप्रोड्यूस कर रहे हैं तो धीरे धीरे पॉपुलेशन ग्रो कर रहा है। लेकिन अगर एक सर्टेन टाइम के बाद भी रिसोर्सेज सारे अच्छे खासे क्वांटिटी में अवेलेबल हैं तो वो पॉपुलेशन बहुत तेजी से ग्रो करेगा एक सर्टेन टाइम तक। लेकिन एक सर्टेन टाइम के बाद जो पॉपुलेशन का ग्रोथ है वो काफ़ी कम हो जाएगा। उसका रीज़न सिंपल सा है, पॉपुलेशन का जो ग्रोथ है उसका बढ़ने का
जो स्पीड है वो इतना कम इसलिए हो जाएगा क्योंकि कहीं भी रिसोर्सेज अनलिमिटेड नहीं होंगे। तो जब ऑर्गेनिजम्स काफ़ी तेज़ी से रिप्रोड्यूस करेंगे तो उनमें कंपटीशन होगा। कंपटीशन होगा तो कुछ का वहाँ पर लॉस हो सकता है, कुछ ऑर्गेनिजम्स का, या फिर किसी भी कारण से अब अगर स्पेस कम है तो ज़्यादा ऑर्गेनिजम्स वहाँ पर एडजस्ट नहीं कर सकते हैं, फूड कम है तो सारे ऑर्गेनिज्म सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। लाइकवाइज जो बाकी के जो भी रिसोर्सेज होते हैं उनके लिए भी सेम बात एप्लीकेबल होती है। तो इस वजह से ऐसा होता है। लेकिन अगर हम किसी भी ऑर्गेनिज्म को अनलिमिटेड रिसोर्स दे दें, सारे रिसोर्सेज को हम अनलिमिटेड कर दें, तो इसका मतलब क्या होगा कि उस ऑर्गेनिज्म का जो स्पीशीज है वो बहुत ही ज़्यादा तेज़ी से, यानी कि इस तरीके से, ये जो हम देख रहे हैं ये वाला जो हाई बहुत ही स्पीड तरीके से बढ़ने का स्लोप बहुत ज़्यादा है इसका जो, तो इसका मतलब क्या हो रहा है कि इस केस में अगर हम किसी स्पीशीज को बहुत ही ज़्यादा रिसोर्सेज दे दें, जितना उसको चाहिए उससे कहीं ज़्यादा अगर हम उसको रिसोर्सेज दे दें, तो वैसे केस में जो पॉपुलेशन है वो बहुत ही तेज़ी से ग्रो करेगा उसका। लेकिन नेचुरली कंडीशंस में जनरली ऐसा नहीं पाया जाता है। नेचुरल कंडीशन में हम पाते हैं लॉजिस्टिक ग्रोथ। अब लॉजिस्टिक ग्रोथ का कारण यह है कि यहाँ पर एक फैक्टर आ जाता है जिसे कहते हैं के, और के को हमें समझना ज़रूरी है और आर को भी समझना है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल के को समझते हैं। तो जो कैरिंग कैपेसिटी होती है वो एनवायरनमेंट की वो कैपेसिटी होती है जिसमें कि मैक्सिमम नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स जो होते हैं वो एनवायरनमेंट में सरवाइव कर सकते हैं बिना एनवायरनमेंट को डैमेज किए हुए। सो दिस इज व्हाट इज कैरिंग कैपेसिटी। तो नेचुरल पॉपुलेशन में हमेशा इस फैक्टर का एप्लीकेशन होता है क्योंकि कैरिंग कैपेसिटी हर पॉपुलेशन के लिए एप्लीकेबल है। तो जब कैरिंग कैपेसिटी आ जाएगा और ऑर्गेनिज्म का जो नंबर है यहाँ पे जो इंक्रीज हो रहा है पॉपुलेशन में, जैसे ही कैरिंग कैपेसिटी के पास आएगा तो इन्वायरमेंटल रेजिस्टेंस होने लगता है, जैसे कि फूड शॉर्टेज हो जाएगा या फिर हैबिटेट लॉस हो सकता है या फिर वहाँ पर किसी और तरीके का इन्वायरमेंटल डिट्रीमेंटल इफेक्ट आएगा जिससे कि जो पॉपुलेशन है इस स्पीड से नहीं ग्रो कर पाएगा। तो जैसे ही कैरिंग कैपेसिटी के आसपास आएगा पॉपुलेशन तो उसका जो पॉपुलेशन बढ़ने का स्पीड है वो काफ़ी हद तक कम हो जाएगा और हो सकता है एक सर्टेन टाइम के बाद वो काफ़ी स्टेबल भी हो जाए, और ये ऑलमोस्ट हर स्पीशीज़ के लिए एप्लीकेबल होता है। सो दिस इज़ व्हाट इज़ कैरिंग कैपेसिटी। तो अगर हम नेचुरल पॉपुलेशन की बात करें, नेचुरली जो प्रैक्टिकली ऑब्जर्व हम करते हैं उसमें हम अगर चाहते हैं कि dN/dt यानी कि रेट ऑफ चेंज निकालना चाहें कि पॉपुलेशन डेंसिटी में किस रेट से चेंज हो रहा है, तो वो हमें निकालना होगा इस फॉर्मूला से, दैट इज Rn। n इज आवर नॉर्मल पॉपुलेशन साइज और पॉपुलेशन डेंसिटी एट अ सर्टेन टाइम, और जो k है हमारा कैरिंग कैपेसिटी है, और इस R को समझना है। तो इस R का जो कैलकुलेशन है हम दो चीज़ों से करते हैं। B हमारा यहाँ पर बर्थ रेट है और D हमारा यहाँ डेथ रेट है।
तो जब हम बर्थ रेट में से डेथ रेट को माइनस करते हैं तो हमें मिलता है इंट्रिंसिक रेट ऑफ नेचुरल इंक्रीज इन पॉपुलेशन, यानी कि ये वो फैक्टर है या ये वो रेट है जो कि हर स्पीशीज के अंदर होता है, जो कि उसके नेचुरल इंक्रीज को, या फिर अगर ये R माइनस में आता है यानी कि डेथ रेट ज्यादा होता है बर्थ रेट से, तो R की वैल्यू माइनस में आएगी। तो उस केस में इंट्रिंसिक रेट ऑफ नेचुरल डिक्रीज हो सकता है क्योंकि ये नेगेटिव आ सकता है। तो इस R का मतलब है कि बर्थ रेट को माइनस कर दिया हमने डेथ रेट को। तो उस केस में ये फॉर्मूला अप्लाई करके हम एक सर्टेन टाइम में निकाल सकते हैं कि कितना पॉपुलेशन डेंसिटी में चेंज हुआ है या फिर क्या रेट ऑफ चेंज है। तो ये हम लोग नॉर्मली नेचुरल पॉपुलेशंस में ऑब्जर्व करते हैं बिकॉज इट अकर्स प्रैक्टिकली। तो ये लॉजिस्टिक ग्रोथ। तो ये जो लॉजिस्टिक ग्रोथ है ये नेचुरल पॉपुलेशंस में बहुत कॉमनली पाई जाती है। लेकिन ये जो एक्सपोनेंशियल ग्रोथ है, यहाँ पर अगर हम निकालना चाहें dn/dt यानी कि रेट ऑफ चेंज ऑफ पॉपुलेशन साइज, तो उसमें भी हमको r से n को इंटू करना है। तो n जो है हमारा यहाँ पर पॉपुलेशन डेंसिटी या पॉपुलेशन साइज एट अ सर्टेन टाइम पे शो कर रहा है। अब उसमें चेंज निकालने के लिए हमें r से इसे मल्टीप्लाई करना होगा, और r क्या है, बर्थ रेट माइनस डेथ रेट। तो इसी से हम ये फॉर्मूला डिराइव कर सकते हैं, दैट इज पॉपुलेशन साइज अगर हमें किसी एक सर्टेन टाइम पर निकालना है तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, n0 हमारा इनिशियल पॉपुलेशन साइज होगा। r तो हमने देखा कि नेचुरल रेट, इंट्रिंसिक रेट ऑफ नेचुरल इंक्रीज इन पॉपुलेशन है, और t हमारा टाइम है, और e जो है वो नॉर्मल लॉगरिथमिक बेस को कहते हैं जिसकी वैल्यू अराउंड 2.7 के आसपास होती है। सो इस फॉर्मूला से हम लोग निकाल सकते हैं कि एक सर्टेन टाइम पर पॉपुलेशन साइज क्या है या फिर कितना है। सो ये जो एक्सपोनेंशियल ग्रोथ वाला फैक्टर है ये नेचुरल पॉपुलेशन में रेयरली ऑब्जर्व किया जाता है और बहुत थोड़े टाइम के लिए ही ऑब्जर्व किया जाता है। तो एक्सपोनेंशियल ग्रोथ इज कॉमनली नॉट ऑब्जर्व्ड। तो नेचुरल पॉपुलेशन में ये जो एक्सपोनेंशियल ग्रोथ है नॉर्मली ऑब्जर्व नहीं कर सकते हैं हम लोग, क्योंकि वहां पर लिमिटेशन ऑफ रिसोर्सेज होंगे। जो भी रिसोर्सेज है, एयर, वाटर, फूड, वो सारे की सारे लिमिटेड हैं। तो इसीलिए हम एक्सपोनेंशियल ग्रोथ को नेचुरली नॉर्मली ऑब्जर्व नहीं करते हैं। लेकिन हम चाहें तो आर्टिफिशियली लैब में थोड़े टाइम के लिए एक्सपोनेंशियल ग्रोथ ऑब्जर्व कर सकते हैं। जब हम आर्टिफिशियली किसी स्पीशीज को लैब में, खासकर बैक्टीरिया की स्पीशीज को अगर ग्रो कराएं, तो वहां पे अगर हम उसे आर्टिफिशियली बहुत सारे न्यूट्रिशन दे और उसे वो सारी चीजें दे, वो सारी कंडीशंस दे जो बैक्टीरिया के रिप्रोडक्शन के लिए ऑप्टिमल होती हैं, तो उस केस में बैक्टीरिया अपना एक्सपोनेंशियल ग्रोथ शो करेगा। लेकिन अगर हम उसे छोड़ देंगे नेचुरल पॉपुलेशन में, तो वो आ जाएगा इसी फेज में, यानी कि लॉगरिथमिक ग्रोथ फेज या लॉजिस्टिक ग्रोथ फेज में आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पर कैरिंग कैपेसिटी अप्लाई होने लगेगा। और जैसे ही कोई भी स्पीशीज अपने कैरिंग कैपेसिटी के आसपास पहुंचती है तो उसमें हो ही जाता है रिप्रोडक्शन स्लो, क्योंकि एनवायरमेंट रेजिस्टेंस वहां पे स्टार्ट हो जाते हैं। So now we have studied the two growth models and now we will be studying कि जी populations होते हैं different species के, वो एक दूसरे species के population के साथ कैसे interact करते हैं। यानी कि अब हम लोग पढ़ने वाले हैं interaction between populations. Now we will study about the population interaction which occurs between different species or different individuals. So the first type of population interaction that we have to study is the commensalism.
तो कॉमेंसलिज्म में दो स्पीशीज इस तरीके से इंटरैक्ट होते हैं कि वहां पर एक स्पीशीज को बेनिफिट मिलता है, तो यहाँ पर हम बेनिफिट को पॉजिटिव साइन से शो कर रहे हैं, और कोई इफेक्ट अगर उस पर नहीं हो रहा है तो उसे हम 0 से शो कर रहे हैं, और अगर नेगेटिव असर हो रहा है तो उसे हम शो कर रहे हैं माइनस से। तो कॉमेंसलिज्म में जो दो स्पीशीज इंटरैक्ट करेंगे वहां पर एक स्पीशीज को बेनिफिट होगा, दूसरे स्पीशीज को कोई इफेक्ट नहीं होगा। फॉर एग्जांपल बार्नेकल्स ऑन अ व्हेल, तो बार्नेकल्स बिलोंग टू द किंगडम और द फाइलम आर्थ्रोपोडा, तो आर्थ्रोपोडा के मेंबर्स है, यानी कि आप इन्हें क्रस्टेशियंस का मेंबर मान सकते हैं। तो ये क्रस्टेशियंस के मेंबर होते हैं एंड दीज ग्रो ऑन द बैक ऑफ अ व्हेल। तो इससे व्हेल को कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन जो हमारा बार्नेकल्स है उसको तो बेनिफिट हो रहा है ना, उसको शेल्टर मिल रहा है, हैबिटेट हो रहा है उसके लिए, तो बार्नेकल्स को बेनिफिट हो रहा है, लेकिन व्हेल को कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। लाइकवाइज अगर मैंगो ट्री पर ऑर्किड ग्रो करता है एज एन एपीफाइट, तो उससे मैंगो ट्री को भी कोई लॉस नहीं होता, लेकिन ऑर्किड को बेनिफिट होता है। इसके अलावा और भी एग्जांपल है जैसे सी एनेमोन और क्लाउन फिश। तो सी एनेमोन जो होता है उसके पास बहुत ही टेंटिकल्स होते हैं, स्टिंगिंग टेंटिकल्स होते हैं, तो उससे क्लाउन फिश को प्रोटेक्शन मिल जाता है, लेकिन एनेमोन को कोई लॉस नहीं, कोई फायदा नहीं। लाइकवाइज कैटल ईग्रेट, तो कैटल ईग्रेट एक बर्ड है, व्हाइट कलर की बर्ड होती है ये, जो कि नॉर्मली कैटल के साथ साथ चलती है। तो उससे क्या होता है कि जो व्हाइट ईग्रेट है उसको घास के बीच में छोटे छोटे इंसेक्ट को देखना बड़ा मुश्किल होता है। तो जब कैटल कहीं से गुजरता है तो वो जब ट्रैवल करता है तो ग्रासेस को पूरा वो डिस्टर्ब करता है, जिससे कि वहाँ जो इंसेक्ट है वहाँ से उड़ते हैं। और ये जो ईग्रेट है, ये जो बर्ड है कैटल ईग्रेट, इट्स अ बर्ड, इट्स नॉट अ कैटल और अदर एनिमल। तो ये एक बर्ड है, इसका नाम भले ही कि नाम में कैटल है लेकिन ये एक बर्ड है। तो ये बर्ड कैटल के साथ साथ जनरली ऑब्जर्व किया जाता है इसको, क्योंकि कैटल जब चलता है तो ग्रास से जो इंसेक्ट निकलते हैं तो उसको ये खा लेता है, तो उससे कैटल को कोई लॉस नहीं है, क्योंकि अगर उसके साथ है तो इस कैटल को कोई लॉस नहीं है, लेकिन इसको तो बेनिफिट है ना, फूड मिल जा रहा है इसको। फिर आते हैं एमेंसलिज्म में। एमेंसलिज्म में एक को लॉस होता है, यानी कि एक को लॉस है और दूसरे को कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। फॉर एग्जांपल पेनिसिलियम और बैक्टीरिया, तो पेनिसिलियम से निकलता है पेनिसिलिन जो कि बैक्टीरिया को किल कर देता है, तो उससे पेनिसिलियम को कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन बैक्टीरिया तो मर जा रहा है ना, यानी कि बैक्टीरिया को लॉस हो रहा है। तो इस तरह का एसोसिएशन को कहते हैं एमेंसलिज्म। फिर आते हैं प्रेडेशन पे, तो यहाँ पर एक जानवर दूसरे जानवर को खा जाता है, तो यहाँ पर ऑब्वियसली जिसको खाया जा रहा है उसका डेथ हो रहा है तो उसको लॉस हो रहा है, जो खा रहा है उसको बेनिफिट मिल रहा है। तो ये तो सबसे कॉमन एग्जांपल है जो बचपन से आपने पढ़ा होगा। यहाँ पर प्रेडेशन का मतलब सिर्फ ऐसा नहीं कि कार्निवोरस हर्बीवोरस को मार के खा रहा है, यहाँ पर अगर एक कोई इंसेक्ट ग्रास खा रहा है वो भी प्रेडेशन है, एक बर्ड अगर एक सीड को खा रही है तो वो भी प्रेडेशन ही होता है। तो जिसको खाया जा रहा है उसका लॉस, जो खा रहा है उसका बेनिफिट। अब प्रेडेटर के बारे में कुछ चीजें जाननी है जो कि पॉपुलेशन कंट्रोल के लिए जरूरी है और स्पीशीज डाइवर्सिटी के लिए जरूरी है। कई बार अगर प्रेडेटर खत्म हो जाते हैं तो जो कुछ स्पीशीज होते हैं जो आपस में बहुत ज़्यादा कॉम्पीट करके डिस्ट्रॉय हो जाते हैं और बहुत सारे स्पीशीज का एक्सटिंक्शन हो जाता है। लेकिन प्रेडेटर के होने से क्या होता है कि वो सारे स्पीशीज अलग अलग रहते हैं, जिससे कि उनमें आपस में कंपटीशन से एक्सटिंक्शन नहीं होता है। एंड लाइकवाइज जो प्रे पॉपुलेशन है, यानी कि कोई भी पॉपुलेशन जिस पर कोई पॉपुलेशन प्रे कर रहा है तो उस पॉपुलेशन को ये कंट्रोल में रखेंगे। अदरवाइज कई बार ऐसा होगा कि कुछ ऑर्गेनिजम्स का पॉपुलेशन बहुत ही ज़्यादा इंक्रीज कर जाए, जिससे कि इकोलॉजिकल इम्बैलेंस आ जाए। जैसे ऑस्ट्रेलिया में जो प्रिकली पियर कैक्टस हुआ था तो उसे बाहर से लाया गया था, तो वो इतना तेज़ी से फैल रहा था कि बहुत ज़्यादा इकोलॉजिकल इम्बैलेंस या फिर एग्रीकल्चरल इम्बैलेंस ला सकता था। तो इसको वापस से कैक्टस फीडिंग मॉथ लाया गया जो कि उसका प्रेडेटर था, उससे पॉपुलेशन को कंट्रोल किया गया। सो दिस इज अबाउट प्रेडेटर। अब आते हैं पैरासिटिज्म में। तो पैरासाइट्स उन्हें कहते हैं जो दूसरे लिविंग ऑर्गेनिज्म पे सर्वाइव करते हैं या उनके अंदर सर्वाइव करते हैं। तो उससे क्या होता है कि वो जिसके अंदर रहेंगे उसको तो लॉस करेंगे, लेकिन उन्हें अपना खाना मिल रहा है। तो पैरासाइट्स बहुत अच्छे तरीके से इवॉल्व होते हैं। पैरासाइट्स बहुत सारे ऐसे पैरासाइट है जो अपने स्पीशीज के अकॉर्डिंग ही इवॉल्व कर गए हैं, उसके अंदर सर्वाइव करने के लिए ही इवॉल्व कर गए हैं। एग्जाम्पल है हमारे अंदर में लिवर फ्लूक होता है वो, उसके अलावा हमारे अंदर में एस्कैरिस हो सकता है, इसकी वजह से भी बहुत सारी बीमारी हो सकती है। फिर फाइलेरिया वाला वॉर्म जो होता है जिसे हम कहते हैं वुचरेरिया, तो वो भी हमारी ये पैरासाइट होता है। हमारी बालों में या स्कैल्प में जनरली लाइस पाए जाते हैं, वो भी पैरासाइट्स हैं। डॉग्स पर टिक्स कस्क्यूटा ऑन प्लांट, कस्क्यूटा इज अ पैरासिटिक प्लांट।
उसके अलावा ब्रूड पैरासिटिज्म। ब्रूड पैरासिटिज्म में क्या होता है कि एक ऑर्गेनिज्म जो ऐसा अंडा देता है जो किसी और से मैच करता है और उसी के नेस्ट में जाके वो अंडा रख देता है, तो उसकी जो उस नेस्ट की जो ओनर या फिर जो मदर कह सकते हैं वो उस अंडे को अपने अंडे की तरह ट्रीट करती है, जिससे कि उसका जो ब्रूड है यानी कि उसका जो जनरेशन है, नेक्स्ट जनरेशन, वो कैरी ऑन हो सके। तो उसे कहते हैं ब्रूड पैरासिटिज्म। देन वी कम टू कंपटीशन। कंपटीशन में दोनों का लॉस हो रहा है यहाँ पर। तो जनरली ऐसा ऑब्जर्व किया जाता है, एक दो एग्जाम्पल है हमारे पास। जो साउथ अमेरिका के लेक्स होते हैं वहाँ पर फिशेस भी और फ्लैमिंगोज दोनों ज़ूओप्लैंक्टन्स को खाती हैं। तो ज़ूओप्लैंक्टन्स के लिए दोनों जो होते हैं वो कम्पीट करते हैं, तो दोनों की लॉस है यहाँ पर। तो इसी पर एक साइंटिस्ट है, गॉसेस एक्सक्लूजन प्रिंसिपल हमें पढ़ना है। यहाँ पर ये पढ़ना है हमें कि जहाँ पर दो स्पीशीज़ काफ़ी सिमिलर रिसोर्स के लिए compete करते हैं तो दोनों हमेशा के लिए वो दोनों सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। कभी ना कभी ऐसा होगा कि एक स्पीशीज़ बचेगा, दूसरा स्पीशीज़ खत्म हो जाएगा, और जो स्पीशीज़ कम एफिशिएंट होगी रिप्रोडक्शन में या फोरेजिंग एक्टिविटी में वो स्पीशीज़ खत्म हो जाएगी, और जो स्पीशीज़ ज़्यादा रिप्रोड्यूस कर सकता है, ज़्यादा डोमिनेट कर सकता है, वो स्पीशीज़ बच जाएगा। सो दिस इज़ वेरी मच नॉर्मल। अब ऐसा नहीं है कि हर जगह ऐसा होगा ही। अगर कंपटीशन है तो कहीं कहीं पर कंपटीशन को हम लोग मैनेज भी कर सकते हैं, जिससे कि स्पीशीज जो है ना आपस में कोएग्जिस्ट कर ले। उनका एक एग्जांपल है वार्बलर्स ऑन अ ट्री। तो वहाँ पर क्या होता है कि उनमें डिफरेंट फोरेजिंग एक्टिविटीज़ होते हैं या हल्का हल्का माइनर वेरिएशंस होता है डिफरेंट टाइम्स पर, तो उसकी वजह से वो सारे स्पीशीज कोएग्जिस्ट कर जाते हैं। तो ये दिया था मैकआर्थर ने, ये कॉन्सेप्ट दिया था। और गॉसेस एक्सक्लूजन प्रिंसिपल्स ये कहता है कि दो स्पीशीज जो कि सिमिलर रिसोर्सेज के लिए compete करते हैं वो कभी भी पूरी तरीके से हमेशा के लिए कोएग्जिस्ट नहीं कर पाएंगे, एक खत्म हो जाएगा, एक बचेगा। फॉर एग्जाम्पल जब गैलापागोस आइलैंड पे जो वहाँ पर एबिंगडन टॉर्टॉइज रहते थे वो एक्सटिंक्ट हो गए थे एक डेकेड यानी कि 10 साल के अंदर, जब वहाँ पर गोट्स को लाया गया था, क्योंकि गोट्स बहुत ज़्यादा गोट्स की जो ग्रेजिंग एबिलिटी होती है वो बहुत ज़्यादा होती है। तो उसी तरीके से हर जगह हो सकता है, कंपटीशन की वजह से बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स का एक्सटिंक्शन पॉसिबल है। अब आते हैं हम म्यूचुअलिज्म पे। तो यहाँ पर दोनों का लॉस था, यहाँ पे दोनों का फायदा है। फॉर एग्जाम्पल माइकोराइजा में फंजाई और रूट्स ऑफ हायर प्लांट्स का एसोसिएशन होता है। लाइकेंस में फंजाई और एल्गा का एसोसिएशन होता है। तो माइकोराइजा में फंजाई न्यूट्रिशन एब्जॉर्ब करता है और प्लांट जो है प्लांट फंजाई को शुगर देता है या फिर कार्बोहाइड्रेट या न्यूट्रिएंट्स जो फूड प्रिपेयर करके देता है फंजाई को प्लांट। और फंजाई क्या करता है, रूट्स को प्रोटेक्ट करता है दूसरे ऑर्गेनिज्म से, और वो बहुत बड़े एरिया से न्यूट्रिएंट एब्जॉर्ब करके प्लांट को देता है। लाइकेंस में फंजाई वही काम करता है, यानी कि ये प्रोटेक्शन करेगा एल्गा का, न्यूट्रिएंट्स एब्जॉर्ब करेगा और एल्गा फूड प्रिपेयर करेगा। नाउ द फिग एंड वैस्प। तो फिग क्या होता है, फिग एक फ्लावर है और वैस्प इज अ इंसेक्ट। तो वैस्प फिग में अपना अंडा देता है और जो फिग फ्लावर है वो वैस्प से पॉलिनेट हो जाता है। तो ये पॉलिनेट हो रहा है, इसको अंडा देने के लिए जगह मिल गई, यानी कि इसको एग लेइंग प्लेस मिल गया, तो इसके दोनों की फायदा है। अब एक जो पॉलिनेशन में एक्सेप्शन है जिसे हम कहते हैं सेक्सुअल डिसीट। तो एक ऑर्किड है जो कि मेडिटेरेनियन एरिया में पाई जाती है, उसी का नाम है ओफ्रिज। तो ओफ्रिज क्या करती है कि इसका एक पेटल होता है वो फीमेल बी की तरह होता है। तो जो मेल बी होता है समझता है कि यहाँ पर फीमेल बी है और वो सेक्सुअल एक्टिविटी के लिए या कॉपुलेशन के लिए आता है और वो उस पर बैठता है, तो उसे हम कहते हैं जूडो कॉपुलेशन। तो यहाँ पर मेल बी को लगता है कि फीमेल बी है, इसलिए वो आता है, ना कि पॉलिनेशन के लिए आता है। तो इस तरीके से ओफ्रिज जो फ्लावर है जिसे हम और जो कि एक ऑर्किड है, तो ये सेक्सुअल डिसीट शो कर रही है किसके लिए, मेल बी के लिए। तो उसमें क्या हो रहा है कि मेल बी आ रहा है लेकिन वो पॉलिनेशन के लिए नहीं, वो आ रहा है कॉपुलेशन के लिए, लेकिन कॉपुलेशन तो हो नहीं रहा है बल्कि फ्लावर का पॉलिनेशन हो रहा है। तो इस तरीके से ये जो फ्लावर है वो पॉलिनेट हो जाता है। दिस फिनोमेनन इज कॉल्ड एज सेक्सुअल डिसीट। So we have very briefly discussed our 6 type of population interaction. I am not going into any detail into these chapters because I know there is lots and lots of detail to study and lots of things to discuss, but this is a crash course class and therefore I have as much as possible I have summarized it in the quickest possible time. So now this chapter is completed and we come to the next chapter.